नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाकुंभ को लेकर इतने दिनों से जो गतिरोध चल रहा था, आज महाकुंभ का समापन है, लेकिन ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर आ रहे हैं, जिन पर बात होना लाजमी है। और सभी की दिशा जो है कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ, क्योंकि ये मुद्दों को धार देते हुए राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ये राजनीतिक दल 2027 तक कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे या नहीं। इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केपी मलिक जी, आपका 4 पीएम में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, धन्यवाद। जी सर। सर, आप देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से महाकुंभ का शोर-शराबा जो है चल रहा है। अभी भी आज भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि 2013 के कुंभ से सीख लेने की ज़रूरत है। जो कहते हैं कि 2013 का कुंभ जो है फ्लॉप हुआ, मैं उनको अपनी तरफ से किताबें भिजवा दूँगा। एक इंग्लिश में भिजवाऊँगा, एक हिंदी में भिजवाऊँगा। इंग्लिश वाली किताब घर में सजा लें और हिंदी वाली पढ़ लें, तो उनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन-सा कुंभ कितनी व्यवस्थाओं के साथ अच्छा था। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती का भी मामला गहराता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी राजनीति होती हुई नज़र आ रही है। इन मुद्दों की अगर बात करते हैं तो लगभग जो दिशा है, जो स्वरूप है वो 2027 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं इन सारे मुद्दों को उत्तर प्रदेश के लिहाज से? देखिए सोमित, अगर आप कुंभ की बात करें तो कुंभ एक धार्मिक पर्व है और कुंभ को इस तरह से राजनीति में घसीटना मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो समाजवादी कुंभ की बात करें और चाहे भारतीय जनता पार्टी उसकी बात करे, मुझे नहीं लगता कि इसका राजनीतिकरण होना चाहिए और इस तरह के धार्मिक मामलों पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू धर्म की ही राजनीति करती है। उसकी तो राजनीति ही धार्मिक मुद्दों पे मामलों पे टिकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का इसमें भी कोई सानी नहीं है कि वो किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी धार्मिक आयोजन को एक इवेंट में क्रिएट कर देती है और वही हमें इस बार देखने को मिला। अगर मैं पिछले जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं अपने साढ़े 3 दशकों की पत्रकारिता के दौरान, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो कई सारे कुंभ देखे हैं, उस उन कुंभ में और इस कुंभ में क्या फर्क है, तो मुझे एक ही मुख्य चीज अलग नजर आती है जो इस कुंभ में है कि मुझे नहीं याद आता कि कोई विद्वान हमें बताए कि कुंभ में किसी को निमंत्रण पत्र दिया जाता है कुंभ में आने के लिए। और इस बार ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सब काम छोड़ छाड़ के लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे। लोगों ने सरकार ने इतना प्रचार प्रसार किया कि बहुत बड़ा आयोजन जैसे सरकार करने जा रही है। वो कुंभ का आयोजन तो हजारों साल से हो रहा है। कुंभ का आयोजन तो चाहे वो अंग्रेजों की सरकार रही हो, मुगलों की सरकारें रही हो, किसी की सल्तनत रही हो, चाहे वो बाद में कांग्रेस की सरकार रही हो, लगातार कुंभ का आयोजन होता रहा है और उसमें कोई कोई बाधा नहीं आई है। किसी किसी ने राजनीतिकरण करने की कोशिश नहीं की है। तो आज भारतीय जनता पार्टी हर चीज में राजनीति करके अपने राजनीतिक हितों को, अपनी सरकार को बनाने के लिए, अपने जो सियासी जो मुद्दे हैं उनको साधने के लिए प्रयोग कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें दूसरे दल भी पीछे नहीं रहना चाहते। वो भी कोशिश करते हैं कि ये जो आयोजन है, आप भी गंगा में बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, तो अखिलेश यादव भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। तो वो जो कमियां हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां इतने करोड़ों लोग आएंगे, जहां इस तरह के भीड़ भड़क के होंगे, वहां पे अव्यवस्था भी होगी, वहां पे दिक्कतें भी होंगी। तो विपक्ष का काम है दिक्कतों को उठाना और सरकार का काम है अपनी वाहवाही करना, अपनी अच्छाइयों को बताना। तो ये नूरा कुश्ती तो राजनीतिक दलों में चलती ही रहती है। लेकिन इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फिलहाल तो कुंभ का कोई बहुत ज्यादा असर 27 के चुनाव पे पड़ेगा मुझे नहीं लगता और विपक्ष को बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ मुझे इसमें दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जो कमियां हुई हैं, जैसे जी। भगदड़ में आपने देखा था कि 30 लोगों की मरने की सूची आई, वो सूची बढ़ी नहीं है। उसके बाद वो मामला दब गया, विपक्ष भी उसको प्रमुखता से नहीं उठा पाया। तो इसलिए विपक्ष को बहुत ज्यादा फायदा इसका मिलेगा मुझे नहीं लगता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि इस आयोजन का 2027 में कुछ फायदा जरूर मिले, मुझे ऐसा लगता है। जी। जी। एक तरफ तो सर महाकुंभ को लेकर जो है राजनीति चरम पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश के मुद्दों की बात करते हैं तो फिर से एक मुद्दा
उठता हुआ नजर आ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, इसमें घोटाले का जिक्र किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि एक तरफ तो शिक्षक वर्ग है, दूसरी तरफ किसान वर्ग है। गन्ना मूल्य को लेकर भी लगातार किसान जो है नाराजगी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो आगे चलकर जो है कोई बड़ा रूप ले सकते हैं? एक तरफ तो शिक्षक हैं, दूसरी तरफ हमारे अन्नदाता किसान वर्ग हैं। आपको लगता है कि आगे चलकर 2027 तक ये मुद्दे जो है कोई बड़ा रूप ले सकते हैं और इससे नफा नुकसान हो सकता है? देखिए शोभित, अगर आप देखें, चाहे युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, आक्रोश जरूर रहता है, आंदोलन भी होते हैं, छात्रों का भी विरोध प्रदर्शन होता है, वो लाठियां भी खाते हैं, लेकिन अंत में आके वो कहीं ना कहीं धार्मिक उसके शिकार हो जाते हैं, अंधभक्ता के। और जब चुनाव आते हैं तो उनको बांट दिया जाता है, धर्मों में, जातियों में, क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और वो बांट के उनसे जो वोट हथिया लिए जाते हैं, तब ये सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं। पिछले कई सारे चुनाव की अगर आप बात करें, चाहे वो 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, हमें यही देखने को मिला है कि तमाम जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम एक तरफ और धार्मिक मुद्दे एक तरफ, और उसका राजनीतिकरण, धार्मिक मुद्दों का राजनीतिकरण करके जो सियासी पार्टी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, उस चीज का फायदा उठा लेती है। चाहे आप पिछला चुनाव दिल्ली का देखें, हरियाणा का देखें, महाराष्ट्र का देखें, तमाम जो प्रॉब्लम थी, तमाम जो बेरोजगारों की प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं दिखाई दी, सबने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो ये मुद्दे बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे चुनाव में, 2027 के चुनाव में, मुझे नहीं लगता। भले ही किसान कितना भी नाराज हो, लेकिन अंत में किसान भी जातियों में, क्षेत्रवाद में और धर्म की अफीम पी के वो भी सो जाता है। चाहे हमारे युवा हो, युवा बाद में बेरोजगारी देखते हैं, बाद में अपने काम धंधे को देखते हैं, वो भी पहले धर्म की बात करते हैं, वो भी पहले अपने क्षेत्रवाद की, जातिवाद की बात करते हैं। तो जब तक आप क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्म में बटे रहेंगे, तब तक ये सियासी दल आपका यूं ही फायदा उठाते रहेंगे। तो यहाँ कोई मायने नहीं है शिक्षक भर्ती घोटाले के। शिक्षक भर्ती घोटाले पे क्या कोई विपक्ष सड़क पे उतरा है? क्या कोई विपक्ष कह रहा है कि भाई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, हमें इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए? कोई नहीं बनाना चाहता। सब अपना बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं कि उस समय पे कौन सा मुद्दा बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सके, हमें फायदा पहुंचा सके। ये तात्कालिक मुद्दे बनते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा एकाएक बन गया था। उसकी तैयारी कोई कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने नहीं की थी, लेकिन संविधान बचाओ ऐसा उतर गया था कि वो संविधान बचाओ की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो गया और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को उसका बड़ा फायदा मिल गया। तो 2027 से पहले कौन सा एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा बनता है जिससे सियासी दलों को फायदा मिले, उसी की चर्चा होगी। चाहे कुंभ का मुद्दा हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, ये मुद्दे चुनाव में मुद्दे बन पाएंगे, मुझे इस पे थोड़ा संशय है। जी जी, बिल्कुल। ये तो रही मुद्दों की बात सर। अगर दलों की बात कर लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख दल है, उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, लेकिन 2 दल ऐसे हैं जो अपने रास्ते को तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा नाम है कांग्रेस का और दूसरा बड़ा नाम है मायावती का। दोनों दलों में बहुत ज़्यादा भिन्नता भी नज़र आ रही है। हालाँकि अभी कुछ दिनों पहले जो है आरोप-प्रत्यारोप और यहाँ तक बयानबाज़ी, उदित राज की बयानबाजी के बाद घमासान देखने को ज़रूर मिला। किस तरीके से देखते हैं 2027 के लिहाज से मायावती को और कांग्रेस को, यानी कि राहुल गांधी को? देखिए शोभित, अगर आप देखेंगे तो बसपा एक विधायक की पार्टी है और कांग्रेस 2 विधायक की पार्टी है। दोनों पार्टी, जहां दोनों की सरकारें नहीं हो, कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही हो, चार बार की मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी रही हो, उसके बाद आज वो एक विधायक पर सिमट जाना जताता है कि उनकी कितनी बुरी स्थिति है। अगर हम पहले बसपा की बात करें कि पिछले 10 साल में मायावती जी का जो राजनीतिक व्यवहार रहा है, उनका जो आचरण रहा है, उससे लगता है कि वो अपनी पार्टी को, अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और वो सिर्फ ट्विटर ट्विटर खेल रही हैं। वो कहीं, वैसे भी सड़कों पे तो कभी वो उतरती नहीं थी, लेकिन उनकी एक आवाज पे लाखों हजारों लोग सड़कों पे उतरते थे। उनके अनुयायी जो हैं वो सड़कों पे उतरते थे और वो बहुत एग्रेसिव रहती थी तमाम पार्टियों को लेके। वो एग्रेसिव समाप्त दिखाई देती है मायावती की। और मायावती आज भी कोई बहुत एग्रेसिव होके
सत्ताधारी दल के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रही, जबकि आपको विपक्ष में रहते हुए तमाम मुद्दों को उठाना चाहिए। संविधान का जो इतना बड़ा मुद्दा था, जो अंबेडकर जी को और इनकी कम्युनिटी को सीधे सीधे अटैक करता है, और उस पे मायावती जी एग्रेसिव कहीं दिखाई नहीं दी। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि मायावती जी राजनीति को किस ओर लेके जा रही हैं और बसपा क्या कमाल चुनाव में दिखा पाएगी। तो उसका साफ साफ झलक इससे दिखाई देती कि मायावती बहुत इंटरेस्ट किसी चीज में ले नहीं रही है और वो इंटरेस्टेड नहीं है अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। ये तो उनकी बात रही। दूसरा, अगर आप कांग्रेस की, राहुल गांधी की बात करते हैं, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है और उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस का जो प्रदेश का नेतृत्व है वो ये मान के चल रहा है कि समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका योगदान है, और राहुल गांधी ने जो इशू बनाया संविधान का मुद्दा, उससे कहीं ना कहीं फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला और कांग्रेस उसमें अपना एक फ्यूचर देख रही है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से दिल्ली में अलग से लड़ी है कांग्रेस पार्टी, हो सकता है कि आने वाले समय में वो अकेला लड़ने की कोशिश करे उत्तर प्रदेश में, और वो सोचे कि आज हम 2 विधायकों पे हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को पूरा उत्तर प्रदेश है। तो ऐसा रिस्क लेते हुए आने वाले चुनाव में ये हो सकता है, जिसकी मैं पूरी संभावना मानता हूं, कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और वो चुनाव लड़ेगी, अगर आज उसके 2 विधायक हैं, 20 विधायक भी हो जाते हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसलिए वो इस नजरिए से देख रही है, और वो आरोप प्रत्यारोप मायावती पे इसीलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस का जो बड़ा वोट था वो मायावती के पास चला गया। पिछड़ा दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस का हुआ करता था, वो कुछ दलित वोट बसपा में चला गया और मुस्लिम वोट जो है भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के पास चला गया। तो आज कांग्रेस जो अपने दोनों वोटर हैं उनको वापस लाने की एक कोशिश कर रही है, और उसी रणनीति के तहत ये जो नूरा कुश्ती है, चाहे वो मायावती जी के साथ हो, चाहे वो आने वाले समय में आपको अखिलेश के ऊपर भी अटैक करती हुई दिखाई देगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जो उसका मुस्लिम मतदाता है वो समाजवादी से छिटक कर कांग्रेस पार्टी के साथ आए। इसलिए ये चुनाव से कुछ दिनों के पहले ही ये शुरुआत होगी, क्योंकि आज कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि गठबंधन में कोई कड़वाहट आए। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, सीटों के जो है सीटों की मांग पे, सीटों के बंटवारे पे उनके बीच में तल्खी पैदा होगी, और धीरे धीरे वो तल्खी इतनी बढ़ जाएगी कि एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश, यहाँ दिल्ली में आपने देखा कि केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी में तल्खी इसलिए बढ़ गई कि केजरीवाल हरियाणा में अकेले चुनाव लड़े, तो वही रणनीति यहाँ पे कांग्रेस ने दिल्ली में करी कि दिल्ली में कांग्रेस अकेली लड़ी। तो यही परिस्थितियां मुझे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और उपचुनाव में वो तस्वीरें भी हम देख चुके हैं जहां पर ये हो रहा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी पहले डिक्लेयर कर देती है, फिर कांग्रेस कहती है कि हम बात करेंगे। कांग्रेस फिर आरोप लगाती है हमसे पूछा नहीं जाता है। फिर इसके बाद वो कहती है कि हम चुनाव में लड़ेंगे नहीं। तो तस्वीर भी हम देख चुके हैं, और कहीं न कहीं जो आप अंदेशा जता रहे हैं, हो सकता है आगे चलकर हमें यही तस्वीर नज़र आए। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि मायावती का राजनीतिक ह्रास एकदम से हो गया। वजह किसे मानते हैं? क्या खुद उन्होंने सरेंडर कर दिया? आरोप बी टीम का भी लगता रहा है, और अभी भी लगता है कि जो है बसपा बीजेपी की बी टीम है। वजह किसे मानते हैं कि एक बड़े स्तर की पार्टी और उसका जनाधार उससे छिटकता हुआ चला गया और अब वो पार्टी हाशिए पर आ गई है? किसे मानते हैं सर? देखिए सोवित, अगर आप देखें, मायावती जी कांग्रेस की सरकार में भी कांग्रेस के ऊपर कोई बहुत अटैक इसलिए नहीं कर पा रही थी कि उन पे कई सारे भ्रष्टाचार के दूसरे केस हैं, वो कहीं ना कहीं उससे डरी हुई नजर आती हैं। उनको लगता है कि कहीं उनको जेल ना भेज दिया जाए, और जो ब्लैकमेलिंग कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस उनसे करती रही है, बाद में सेम फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया और वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई अटैक नहीं कर पा रही हैं। इससे उनकी पार्टी का ह्रास हो रहा है। यहाँ पे एक बात बड़ी दिलचस्प है कि इस मायावती के इस नुकसान का फायदा जो युवा नेता है इनकी कम्युनिटी के बढ़ते हुए चंद्रशेखर आजाद, उसको मिल गया, और उन्होंने एक लोकसभा की सीट इसी झटके में जीत ली उत्तर प्रदेश में। जबकि मायावती वहां पे खुद विरोध करने गई, उन्होंने अपनी रैली की। उनके जो भतीजे हैं, आकाश आनंद के बेटे हैं, वो उन्होंने वहां पे एक रैली की, उसमें बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आया, लेकिन बावजूद उसके
अखिलेश विरोध करने गए, जयंत चौधरी विरोध करने गए, राहुल गांधी, प्रियंका की रैली हुई। इन तमाम विरोध के बावजूद चंद्रशेखर आजाद का नगीना से जीतना जताता है कि दलित कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। अगर मायावती का यही नजरिया रहा तो दलित शिफ्ट होकर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ जाएगा और चंद्रशेखर आजाद की तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की है। और मायावती अगर एग्रेसिव नहीं होती है जैसी की संभावना लग रही है, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने अपने भतीजे का नाम भी वापस ले लिया और ये भी कह दिया कि जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी के अगले दावेदार और अगले मुखिया करता धरता यही होंगे, ऐसा भी कोई उन्होंने संशय पैदा कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने जैसा कि पहले कहा कि मायावती जी पार्टी को चलाना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, इसके वो कोई संकेत नहीं दे रही हैं। पार्टी खत्म करने के, पार्टी को बंद करने के संकेत तो खूब दे रही हैं, लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाने के कोई भी संकेत वो नहीं दे रही हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। और चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो कई दलों को नुकसान पहुंचाएंगे, कई दलों के लिए हितकारी साबित होंगे और अपने वो नंबर बढ़ा पाएंगे। देखिए, आज वो एक सांसद हैं और कल को अगर उनके 2, 5, 10, 5 विधायक आ जाते हैं तो एक बड़ी पार्टी बन जाएगी, कल को बसपा को चुनौती देगी और धीरे धीरे इनका वोटर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मायावती जी का कोई बहुत अच्छा फ्यूचर उत्तर प्रदेश में है और मायावती जी इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या सर मानो कि स्वीकार कर ली है कि अब ये पार्टी जो है समाप्ति के रास्ते पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए शोभित, अगर आप देखेंगे किसी भी नेता को अपनी पार्टी को बचाने के लिए उसको कुर्बानी देनी पड़ती है। यहाँ पे लालू यादव का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है कि लालू यादव ने जेल जाना स्वीकार किया चारा घोटाले में और वो लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को बचा लिया और अपने बच्चों को, खासकर अपने लड़के, जो छोटे वाला लड़का उनका तेजस्वी यादव है, उसको उन्होंने राजनीति में इतना आगे बढ़ा दिया, उसको इतना सपोर्ट दिया और उसका इतना मजबूत बना दिया कि आज लोग उसको लालू यादव के तौर पे देख रहे हैं कि भाई उनके नेता, आने वाले नेता तेजस्वी यादव हैं। इस रूप में जो लालू यादव के वोटर हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बिहार में है तो वो तेजस्वी यादव है। तो अगर ये मायावती जी भी यही करती कि वो जेल जाने से नहीं डरती और जेल चली भी जाती तो कम से कम पार्टी उनकी मजबूती के साथ उभर के आती। और आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल अगर उत्तर प्रदेश में होता तो मुझे लगता है वो मायावती की पार्टी होती। लेकिन मायावती जी इतना बोल्ड एक्शन नहीं ले पाई, इतना बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाई, तो आज उनकी पार्टी की दुर्गति हो रही है और पार्टी आज इस स्थिति में पहुंच गई है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आप कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता की आप बात करें, आप किसी भी बड़े नेता को उठा के देख लीजिए कि वो कितनी बार जेल गए हैं और जेल जाने में कभी कोई नेता डरता नहीं है। जो नेता जेल जाने से डर गया, समझो पार्टी खत्म हो गई उसकी। जी जी, बिल्कुल। तो ये तो बात रही सर मायावती और कांग्रेस की। अब एक और मुद्दा जो है उस पर बीजेपी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है और वो मुद्दा ये है कि काशी और अयोध्या पर तो बीजेपी काम कर चुकी है, अब बदायूं और संभल की घटना को भुनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार वहां पर जिस तरीके से शासन प्रशासन की सक्रियता बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो है संभल, बदायूं और इसके बाद मथुरा, ये रास्ता जो है बनता हुआ नजर आएगा बीजेपी के लिहाज से? देखिए शोभित, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 4 दशकों तक अयोध्या की राजनीति की है और अयोध्या की राजनीति करने के बाद में उनको सफलता भी मिली है, ऐसा नहीं है। राम मंदिर के नाम पे उन्होंने पार्टी को बहुत बढ़ाया है, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद वो मुद्दा खत्म हो चुका है और उसकी परिणति ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई अयोध्या में। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब अयोध्या और मथुरा पर राजनीति, अयोध्या और काशी पर राजनीति नहीं होगी, वहां जितनी राजनीति होनी थी वो हो चुकी है। अब हमें नई जगह और नए मुद्दे की तलाश करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र हमें बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि वो संभल और बदायूं के रास्ते मथुरा तक पहुंचने की कोशिश 2027 में करेगी। और आज जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे मुख्य दल है, विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, और उनके आज 37 सांसद हैं, बड़ी तादाद में विधायक हैं, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मारक हथियार भारतीय जनता पार्टी देख रही है
कि अगर वो मथुरा में बात करती है कृष्ण मंदिर की, तो कृष्ण के सबसे बड़े अनुयायी जो अपने आप को जोड़ के चलते हैं वो यादव समाज के लोग हैं, और यादव समाज की जी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो यादवों में सेंध लगाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद मुद्दा साबित होगा मथुरा। और दूसरा, मथुरा में के मंदिर से भी सटा के जो मस्जिद बनी हुई है, वो हिंदुओं को झकझोरने के लिए एक बहुत बढ़िया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गया है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2027 और 2029 में उसको भुनाएगी, इस तरह की हमारे सूत्र हमें खबरें दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उसकी नीचे ही नीचे रणनीति तैयार कर रही है। आपको याद रखना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी का कार्यक्रम भी मथुरा में हुआ था, और तमाम मुद्दों पे और उन चीजों पे चर्चा भी वहां हुई थी। उसी दौरान ये तय कर लिया गया था कि अगला मुद्दा जो होगा वो मथुरा होगा। और हम मान के चल रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंसिटिव एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वहां पे ये मुद्दा बहुत मुफीद भारतीय जनता पार्टी के लिए सिद्ध होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे 2013 में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था, उसने भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान दिया था। और भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को देखते हुए चल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सेंसिटिव एरिया है हिंदू और मुस्लिमों का, तो उनके लिए वो मुफीद एक एरिया रहेगा, मुफीद एक क्षेत्र रहेगा, और मुफीद मथुरा का मुद्दा और मंदिर रहेगा। ऐसा सोच के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही। जी जी। मेरा एक अंतिम सवाल सर आपसे ये है कि एक और सुबुगाहट जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं उस पर भी अब चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि लगातार सूची भेजी जा रही है, उस पर मंथन चल रहा है, कुछ नाम फाइनल किए गए हैं और जानकारी जहां तक निकल कर सामने आ रही है कि वो नाम और सूची जो है भेज तो दिए गए और सूची के बाद क्या हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या लगता है आपको कि यहाँ इस जगह पर कहाँ पेच फंस रहा है? देखिए शोभित, अगर आप देखें, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है कि दिल्ली और लखनऊ में बहुत तलखी है। जो जी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते ना आज है ना पहले थे। कहीं ना कहीं जो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व है उसको योगी आदित्यनाथ जो है वो एक खतरे के रूप में दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरी जगह के किसी मुख्यमंत्री को देखेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के हो, उड़ीसा के हो, गुजरात के हो, हरियाणा के हो, उत्तराखंड के हो, गोवा के हो, कहीं के भी हो, तो वो एक रबर स्टैंप की तरह शीर्ष नेतृत्व के लिए काम करते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे योगी आदित्यनाथ उनके कब्जे में नहीं आते हैं। और आने वाले समय के लिए भी अगर मोदी जी हटते हैं, जैसे कि इसी साल उनके 75 वर्ष होने जा रहे हैं सितंबर में, तो ऐसे में जो नंबर 2 है वो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो उनके जी रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा योगी आदित्यनाथ है। और उसके बाद जो फडणवीस है महाराष्ट्र वाले वो हैं, तो वो दोनों को निपटाना चाहते हैं। तो उसी के तहत ये कोशिश इस तरह की रहती है। और ये जो सूची की बात आप कर रहे हैं, सूची उत्तर प्रदेश से भेजी गई थी, जिसमें विनोद तावड़े 2 से 3 बार उत्तर प्रदेश आए थे और तमाम सूची उनके सलाह मशवरे के साथ बनी है। कई लोगों ने बड़ा मंथन करके सूची बनाई थी। अब उस सूची को वापस भेज देना जताता है कि ये कहीं ना कहीं वो टाइम को किल करना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस का लगातार दबाव है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा जितना लेट होगी उतना फायदा शीर्ष नेतृत्व को होगा, वो ये मान के चल रहे हैं। क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान है भारतीय जनता पार्टी का, उसके मुताबिक जब तक 60% राज्यों में पार्टी अध्यक्ष नहीं होते हैं, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। तो ये जो जी प्रक्रिया है प्रदेश अध्यक्ष बनने की, इसको अटकाना चाहते हैं, इसकी रफ्तार धीमी करना चाहते हैं, ताकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको बनाने में और टाइम मिल जाए। जबकि आरएसएस से इन्होंने होली तक का टाइम मांगा है, और होली मेरे ख्याल से 15 के आसपास है, तो 15 दिन का समय है। तो ये चाहते हैं कि जितना टाइम इसमें ज्यादा लग जाएगा उतना फायदा हमें होगा। ये सोच के ये सूची वापस लखनऊ भेजी गई है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सर बात करते हैं तो फिर जेपी नड्डा का नाम सामने आता है। फिर आपको लगता है कि ये नाम एक बार फिर से रिवाइज़ होगा या आरएसएस इसमें बड़ी कह सकते हैं सेंधमारी करके कोई अपना अपने से ही जुड़ा व्यक्ति जो है इस पद पर आसीन कराएगा? क्या लगता है आपको? देखिए शोभित, आरएसएस का बहुत दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुजराती
जिनको लॉबी माना जाता है, अमित शाह और मोदी बहुत दबाव में आरएसएस के हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेपी नड्डा का नाम दोबारा रिपीट नहीं होगा, कोई नया व्यक्ति आएगा। हाँ, पिछले दिनों से ये कोई चर्चा है कि साउथ से कोई, क्योंकि उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के सभी राज्यों में लगभग भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर चुकी है और वो चाहती है कि अब साउथ में कुछ राज्यों पे कब्जा किया जाए। उस रणनीति को आगे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आरएसएस को सलाह दी है कि कोई साउथ से भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहिए, लेकिन आरएसएस वहां पे कह रही है कि वो हिंदी भाषी नहीं होते हैं, अगर अध्यक्ष हिंदी भाषी नहीं होगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो कोई ऐसे लोगों को, जैसे वेंकैया नायडू भी आंध्र प्रदेश से आते थे, बाद में तेलंगाना हो गया, तो वो काफी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और एक सफल अध्यक्ष रहे। उससे पहले कृष्णा मूर्ति जी बने थे, हालांकि वो इतने सफल नहीं रहे। बंगारू लक्ष्मण का हश्र आप जानते ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से कोई इस प्रकार के व्यक्ति को अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाए जिसपे आरएसएस भी सहमत हो जाए। तो यही मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा का नाम दूर दूर तक नहीं है। अगर उत्तर भारत से कोई बनेंगे तो उसमें शिवराज चौहान, संजय जोशी वगैरह का नाम चल रहा है। और क्योंकि संजय जोशी के नाम पे नंबर 1 नंबर 2 खौफ खाते हैं, इसलिए संजय जोशी के नाम के बाद ये कोशिश हो रही है कि किसी साउथ के ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए, क्योंकि साउथ का व्यक्ति बहुत बोल्ड होकर डिसीजन नहीं लेगा, ये नंबर 1 नंबर 2 जानते हैं। इसीलिए इनकी कोशिश है कि साउथ के किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो इनकी जी हजूरी करता रहे। उसकी कोशिश अभी जारी है। अब उस कोशिश में कितने ये पास होते हैं, कितने सफल होते हैं, वो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, 2027 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है तकरार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये मुद्दे 2027 तक क्या जीवित रहेंगे, या समय के साथ ये मुद्दे भी जो है वो धरातल के गर्भ में जाएँगे और नए मुद्दे जो है वो फिर से आवाज बुलंद करते हुए नज़र आएँगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता का साथ 2027 में किसको मिलेगा? क्योंकि राजनीतिक दलों की बात करें तो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, ये दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होकर चल रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में नतीजे जरूर समाजवादी पार्टी के थोड़े से विपरीत आए, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे शासन प्रशासन की हेराफेरी करार देकर ये कहती हुई नजर आ रही कि 2027 में जीत का रथ जो है वो हम ही चलाएंगे। और अब देखने में ऐसे में बड़ा सवाल उठता है और देखने वाली बात भी होगी कि 2027 में जो जीत का तिलक है जनता किसके माथे पर करती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।